वंस अगेन आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे कंसेप्ट मैपिंग के चैप्टर नंबर 10 में, जहां पे मैं दशा कार्य आपके लिए लेकर आई हूँ फाइनेंशियल मार्केट्स। अब फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें तो भाई थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फंक्शंस ऑफ सेबी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन मिस करके एग्जाम में नहीं जाना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब मैं फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करूँ तो एग्जैक्टली फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। देखिए बेटा, जब भी फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो कोई भी मार्केट है तो मार्केट प्लेस का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां पे बायर है, जहां पे सेलर है। बट हर एक मार्केट में जो डिफरेंट चीजें बिकती है, जो कमोडिटीज होती है या सर्विसेज होती है, वो डिफरेंट होती है। जैसे मैं कहती हूँ वेजिटेबल मार्केट तो उसमें वेजिटेबल्स बिकता है, फ्रूट मार्केट तो उसमें फ्रूट बिकता है, क्लोथिंग मार्केट तो उसमें क्लोथ्स बिकते हैं। वैसे ही जब मैं फाइनेंशियल मार्केट कहती हूँ तो यहाँ पे जो बायर एंड सेलर है, राइट, ये लोग फाइनेंसेस का ट्रेड करते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक व्यक्ति होता है सेवर, जिसके पास सरप्लस इनकम है। जैसे मेरे अगर इनकम है 1,00,000 रुपया, मेरा खर्चा है 50,000, तो 50,000 हर महीने मेरा बच जा रहा है, तो आई एम अ सेवर, ठीक है। और दूसरा ऐसा पार्टी होता है जिसको कहते हैं बोरोवर। बोरोवर कौन होता है? तो जिसको पैसे की जरूरत होती है। तो एक व्यक्ति है जिसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है और एक व्यक्ति है जिसको यहाँ पे पैसे की जरूरत है। बट इन दोनों को मिलाएगा कौन? मतलब मेरे पास ज्यादा पैसा है, कोई व्यक्ति उसको पैसे की जरूरत है बट मैं उसको नहीं जानती, वो मेरे को नहीं जानता, तो इनको कनेक्ट कौन करेगा? तो इन बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक मार्केट प्लेस हम बना देते हैं, जो दो तरीके से होती है। एक होते हैं आपके बैंक्स। अब देखिए बेटा, बैंक पे हम जाके सेव करते हैं, एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं। वही पैसे को बैंक इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट मार्केट में सर्कुलेट करता है, तो हमसे लेता है और बोरोवर्स को देता है। बट सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स। अब देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स में जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है, जैसे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, कमर्शियल पेपर्स है, टी बिल्स है, इनको हम कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। हम ये शेयर्स डिबेंचर्स को परचेज करके फाइनेंशियल मार्केट में पैसा डालते हैं। ये पैसा जाता किसको है? तो बिजनेसेस को जाता है, जिनको यहाँ पे पैसे की जरूरत होती है, जिनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो बिजनेस फर्म को हम यहाँ पे कहते हैं बोरोवर। और हम जो पैसा यहाँ पे सेव करते हैं, यहाँ पे हम कौन हो गए? हाउस होल्ड्स कौन हो गए? तो वो यहाँ पे सेवर हो गए। तो इस सेवर और बोरोवर को कनेक्ट करना, जहाँ पे सेवर अपनी सरप्लस इनकम फाइनेंशियल मार्केट में डालकर वही पैसा यहाँ पे बिजनेसेस में घूम सके, तो इसी को बेटा यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे सेवर है जिसके पास सरप्लस पैसा है, बोरोवर है जिसको पैसे की जरूरत है, इन दोनों को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं वाया फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। इन बिजनेसेस में हम पैसा देते हैं, ठीक है। आई रियली होप ये कंसेप्ट आपके लिए अभी क्लियर हो गया होगा। अब हम जाते हैं आगे टू द नेक्स्ट, जो कि है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है कि जो हमारे सेविंग्स है, ठीक है, जो हमारी सेविंग्स है, जो भी हम बचत करते हैं 5,000, 10,000, 50,000, ये सेविंग्स को एक तरीके से मोबिलाइज करना। बेटा मोबिलाइज का मतलब क्या होता है? तो आप कह सकते हो मोबिलाइज का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है बेटा? मूवमेंट। तो ये पैसे को एक तरीके से मूव करना, मूवमेंट करना, और उसको ऐसे प्रोडक्टिव जगह पे लगाना जहां पे इन पैसों का इस्तेमाल करके कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, बिजनेसेस बन रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, बेसिकली काम पे इन पैसों को लगाना। अब देखिए, एक तरीका होता है जैसे पुराने जमाने में हम करते थे, पैसे बच जाते थे तो उसको ऐसे तिजोरियों में, चावल के डब्बों में ऐसे घुसा के रखते थे। बट आपने ये पैसा घर पे रखा, तिजोरी में रखा, चावल के डब्बे में, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ना कुछ काम का है, ऐसे ही पड़ा है, राइट। तो उससे अच्छा अगर हम शेयर्स खरीदते, डिबेंचर्स खरीदते, तो एक तरीके से हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका रिटर्न्स आएगा। और यही पैसा जब बिजनेसेस को मिलता है, उन पैसे से बिजनेसेस ग्रो करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जीडीपी बढ़ता है, तो इन अ वे पैसा इस्तेमाल में लग जाता है, ठीक है। तो ये कैसे लगता है? तो फाइनेंशियल मार्केट्स के द्वारा लगता है, राइट। सेकेंड फंक्शन बेटा यहाँ पे क्या है? तो सेकेंड फंक्शन कहता है फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। देखो बेटा, कोई भी चीज की जो प्राइस होती है, मतलब आज मैं कहती हूँ कि भाई ये कंपनी का शेयर कितने का है या इस कंपनी का शेयर कितने का है, तो ये प्राइस कौन डिसाइड करता है? आप और मैं नहीं करते, ना कोई बैंक, ना सेबी करता है। ये प्राइस जो है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक है आपका डिमांड एंड दूसरा फैक्टर है आपका सप्लाई। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स में कोई भी सिक्योरिटी का डिमांड सप्लाई हमें पता होता है, और इसी डिमांड सप्लाई के फ्लक्चुएशंस पे हर एक सिक्योरिटी की प्राइस यहाँ पे डिस्कवर होती है या डिसाइड होती है। थर्ड फंक्शन क्या कहता है? तो प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। बेटा लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे होता है कन्वर्टेबल इनटू कैश।
ठीक है बेटा, देखो लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टेबल इनटू कैश। आज मान के चलिए कि मैंने शेयर्स खरीदे 50,000 रुपए के, ठीक है, 2 महीने बाद मुझे 50,000 चाहिए या मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं शेयर्स को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकती हूँ, राइट। कोई भी एसेट में लिक्विडिटी जरूरी है कि जब आपको जरूरत पड़े आप उन एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी होता है, और फाइनेंशियल मार्केट्स है तभी वहां पे आप शेयर्स है, डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटीज को सेल करके इजीली कैश में कन्वर्टेबल कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या कहता है, तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो बेटा, आज अगर आपको कोई भी कंपनी है, आपको जानना है कि भाई उसका शेयर प्राइस क्या है, फाइनेंशियल मार्केट बता देगी, ठीक है। शेयर प्राइस कम हुआ बढ़ा ये भी फाइनेंशियल मार्केट में पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे कोई एक व्यक्ति अपॉइंट कर कर उसको ये इन्फॉर्मेशन निकालने को कहकर रिसर्च पे पैसा डालकर ये पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ऑलरेडी फाइनेंशियल मार्केट में दिख रहा है ये शेयर है, उसका ये प्राइस है, कल ये था, आज ये है, आपको पता है, आप इजीली यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। इसमें व्यक्ति अपॉइंट करके रिसर्च वगैरह पे पैसा डालने की जरूरत नहीं है, तो बेसिकली आपका पैसा बच रहा है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं अप टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे मनी मार्केट। अब देखो बेटा, फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करूँ ना, तो ये फाइनेंशियल मार्केट दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक जिसको कहते हैं मनी मार्केट, एक जिसको कहते हैं कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट की बात करो या कैपिटल मार्केट की बात करो, कौन से बेसिस पे डिवाइडेड है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है, राइट। मतलब मुझे अगर पैसे चाहिए फॉर अप टू 1 ईयर, मुझे अगर फॉर अप टू 1 ईयर 2 महीना 3 महीना 6 महीने के लिए पैसे चाहिए, तो मैं मनी मार्केट में जाऊंगी, पैसा रेस करूंगी। बट मुझे 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, जैसे मुझे फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना है तो 10 साल के लिए पैसा चाहिए, तो मैं किधर जाऊंगी, कैपिटल मार्केट में जाऊंगी। तो यहाँ पे जब मैं मनी मार्केट की बात करती हूँ, मनी मार्केट बेसिकली सिर्फ शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है। मतलब जब आपको पैसा चाहिए फॉर अप टू 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर, तो आप मनी मार्केट में जाके मनी मार्केट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे टी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इनको यूज करके आप पैसा रेस कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है कोई भी बिजनेस की, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कि चलो 2 4 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, तो मनी मार्केट में जाओ, वहां से पैसा रेस कर सकते हो। बट मान के चलिए वही कोई अगर बिजनेस है, वही कोई बिजनेस है जिसको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, जिसको यहाँ पे क्या चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, तो ऐसे केस में आप जाओगे कैपिटल मार्केट के पास। याद रखना, कैपिटल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे आपकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स है वो पूरी होती है, और इसीलिए अगर आप फीचर्स भी देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जब मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए 2 साल 5 साल 10 साल, तो मुझे कैपिटल मार्केट पे जाना है। कैपिटल मार्केट की कॉमन सिक्योरिटीज है इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये कॉमन सिक्योरिटीज है जिससे आप मोर देन 1 ईयर के लिए पैसा रेज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे अगर मैं फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करूँ, राइट, तो सबसे पहला फीचर क्या कहता है कि ये लिंक है किसके बीच में, तो सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए बेटा, एक सिंपल सी बात कहती हूँ, आज आपके पास मान के चलो सरप्लस इनकम भी है, आपके पास 50,000 सरप्लस है या 5 लाख सरप्लस है, जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, आप चाहते हो मैं उसको इन्वेस्ट करूं, ठीक है, बट कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कैसे इन्वेस्ट करोगे? अगर आपको शेयर्स में भी इन्वेस्ट करना है तो शेयर्स खरीदोगे कहाँ से? तो यहाँ पे ये फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूट सेटअप है, ठीक है। कैपिटल मार्केट है बेसिकली आपका स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे सेटअप है, या जो न्यू इश्यूज होते हैं प्राइमरी मार्केट, वो सेटअप है जहाँ पे आप जाकर पैसे देकर इन सिक्योरिटीज में आप डील कर सकते हो या इन सिक्योरिटीज को परचेस कर सकते हो, राइट। तो एक लिंक है जो सरप्लस जिनके पास पैसा है और जिनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उन दोनों को वो कनेक्ट करता है कि बिजनेस कहता है भाई मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आगे उठ के आपको फायदा होगा, सामने वाला कह रहा है मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन दोनों को मिलाता कौन है? फाइनेंशियल मार्केट मिलाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या कही जा रही है कि डील्स इन ओनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि मोर देन 1 ईयर, ठीक है, मोर देन 1 ईयर के लिए अगर मुझे पैसे की जरूरत है, कैपिटल या फंड्स की जरूरत है, तो मुझे कहाँ जाना होगा? कैपिटल मार्केट जाना होगा। लेस देन 1 ईयर के लिए चाहिए 2 4 6 महीने के लिए, तब मैं कहाँ जाऊंगी? मनी मार्केट में जाऊंगी, ठीक है। थर्ड फीचर बेटा यहाँ पे क्या कहता है कि इट यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज। बेटा इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? तो आपको अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूं, जैसे ब्रोकर्स है, ठीक है, बैंकर्स है,
या बैंक्स कह सकते हो, अंडर राइटर्स है, इन सबको हम बेटा इंटरमीडियरीज कहते हैं। अब देखिए कैपिटल मार्केट में शेयर्स है, उसमें डीलिंग होती है। अब शेयर्स की बात करें तो शेयर्स बेचने के लिए ब्रोकर्स लगता है, शेयर्स इशू किया तो जो पैसा आता है उसको कलेक्ट करने के लिए बैंकर्स लगता है। बहुत बार कंपनीज के लिए आप सभी को पता है कि मैंडेटरी है कि जितने भी शेयर्स इशू किए उसके 90% सब्सक्राइब होने चाहिए, नहीं हुए तो कंपनी फॉर्म नहीं होगी। तो रिस्क को कवर करने के लिए हम किसको अपॉइंट करते हैं, अंडर राइटर को अपॉइंट करता है। तो कैपिटल मार्केट में बिकॉज हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स वगैरह में डील कर रहे हैं तो हमें इसमें डिफरेंट इंटरमीडियरीज इन प्रोसेस में लगती है, मनी मार्केट में नहीं लगता, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट में डिफरेंट इंटरमीडियरीज का भी यूज होता है या बेसिकली इनको यहाँ पे काम मिलता है। नेक्स्ट चीज क्या है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए बेटा कोई भी अगर कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली आज इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रही है, यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करके पैसा अर्न कर रहे हैं, रिटर्न्स अर्न कर रहे हैं, तभी तो लोग इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज से आप 20-25 साल पहले देखोगे तो इतना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं होता था जितना आज हो रहा है, राइट क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोगों को रिटर्न्स मिलते हुए, लोगों का फायदा होते हुए इवेंचुअली और लोग इनकरेज हो रहे हैं। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट कैपिटल फॉर्मेशन बेटा हो रहा है, और फाइनेंशियल मार्केट में ये अपॉर्चुनिटीज आने से, लोगों को पता चलने से ये कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है और ज्यादा पैसा इन फाइनेंशियल मार्केट्स में बेसिकली आ रहा है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज क्या कहती है यहाँ पे कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे एप्लीकेबल है। देखो बेटा कोई भी अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करो, अब जैसे मैं अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करती हूँ तो स्टॉक एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करता है, सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मनी मार्केट हो या कैपिटल मार्केट हो या स्टॉक एक्सचेंज हो, हर एक चीज को गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, सेबी के कायदे कानून एप्लीकेबल है। तो ऐसा नहीं अपनी मर्जी से जो करना है करो, गवर्नमेंट के कायदे इन मार्केट्स पे एप्लीकेबल है, जो फॉलो कर कर ही इन मार्केट्स में यहाँ पे डीलिंग की जाती है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट जो कि है प्राइमरी मार्केट, जिसको न्यू इश्यूज मार्केट भी कहते हैं। अब कैपिटल मार्केट की अगर बात करूं तो अगेन कैपिटल मार्केट दो हिस्सों में बढ़ता है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यूज मार्केट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू कर रही है, जहां पे कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को शेयर्स दे रही है। सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स का रीसेल हो रहा है या कोई भी सिक्योरिटीज का रीसेल हो रहा है। जैसे मैंने मान के चलो एक कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे, आज मुझे उसमें से 20 शेयर्स बेचना है तो मैं सेकेंडरी मार्केट में जाऊंगी। बट जब कंपनी खुद अपने शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक को दे रही है तो ये यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में आता है, इसलिए इसको न्यू इशू भी कहते हैं क्योंकि पहली बार यहाँ पे इशू हो रहा है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट को लाइक आई सेड न्यू इश्यूज मार्केट कहते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना। यहाँ पे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे शेयर और सिक्योरिटीज का सेल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्राइमरी मार्केट की मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। तो बेटा मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, पहले तो ये समझो। मान के चलो आज आप एक कंपनी हो, आपको 2000 करोड़ रुपए रेस करने हैं या 2000 करोड़ का कैपिटल चाहिए, तो ऐसे केस में पैसा कहाँ से आएगा? तो आप कहते हो भाई हम शेयर्स इशू करते हैं, शेयर्स से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो शेयर्स इशू करने के या यहाँ पे मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करके पैसा इकट्ठा करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसको कहते हैं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि यहाँ पे आप पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस करो। प्रोस्पेक्टस क्या है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो एक तरीके से इन्विटेशन टू द पब्लिक है, राइट। एक जाहिर आमंत्रण है, आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, मतलब पब्लिक को इनवाइट करते हो कि देखो हम यहाँ पे शेयर्स इशू कर रहे हैं, 2000 करोड़ हम रेस करना चाहते हैं, तो प्लीज आइए और हमारे शेयर्स खरीदिए। लेकिन एज एन इन्वेस्टर कोई भी कंपनी बोलेगी शेयर्स खरीदो, तुम खरीदोगे क्या? नहीं। और इसीलिए इस प्रोस्पेक्टस में सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एक्सेट्रा, जो भी एक इन्वेस्टर को डिसीजन लेने के लिए जरूरी होता है कि वो आपकी कंपनी में पैसा लगाए या ना लगाए, ये बहुत जरूरी होता है और इस प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे मेंशन होता है। बट यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू करना या इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस ये करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, टाइम जाता है, पैसा जाता है, रिसोर्सेज जाता है। तो बड़ी कंपनीज तो इसको कर लेती है, छोटी कंपनीज का क्या? अब आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज के आईपीओ आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास उतना टाइम, पैसा, रिसोर्स है कि वो इतने लार्ज स्केल पे यहाँ पे पब्लिक तक पहुंच सके, आईपीओ इशू कर सके, उतनी लीगल फॉर्मेलिटीज कर सके। बट ये छोटी कंपनियों का क्या करोगे? तो इसके लिए मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो ईजियर होते हैं या जिसमें कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। जैसे सेकेंड होता है ऑफर फॉर सेल। अब ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने सारे शेयर्स एक इंटरमीडियरी को दे देती है।
ठीक है, जैसे कि ब्रोकर है, तो मैंने क्या करा, एक बल्क में मेरे सारे शेयर्स एक ब्रोकर को दे दिए। अब ब्रोकर उसको जनरल पब्लिक को बेचेगा, मेरा लेना देना नहीं है, मतलब मैं डायरेक्टली जनरल पब्लिक को नहीं दे रही जैसे प्रोस्पेक्टस में दिया। प्रोस्पेक्टस में एज अ कंपनी आप डायरेक्टली जनरल पब्लिक को दे रही हो, बट ऑफर फॉर सेल में मैंने मेरे शेयर्स एक इंटरमीडियरी जैसे ब्रोकर को दे दिए। अब ब्रोकर ये शेयर्स किसको देगा, तो यहाँ पे ये शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर करेगा। अब इसमें क्या होता है कि पब्लिक को ऑफरिंग करने के लिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है, प्रोसीजर्स है, पेपर वर्क है, उससे भाई साहब मैं बच गई, ये ब्रोकर करेगा। ठीक है, तो ब्रोकर ऑब्वियसली हायर प्राइस पे देगा। मैंने ब्रोकर को 100 में दिया, तो हो सकता है ब्रोकर जनरल पब्लिक को 120 में दे, वो भी पैसे कमाएगा, बट मैं तो लीगल फॉर्मेलिटीज से बच गई। ठीक है, थर्ड तरीका यहाँ पे क्या होता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट और ऑफर फॉर सेल में डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे कंपनी जो है, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी कंपनी ने तो अपने शेयर्स जो है एक इंटरमीडियरी को मान के चलो दे दिए, जैसे कि ब्रोकर, राइट, बट इंटरमीडियरी यहाँ पे ये शेयर जनरल पब्लिक को नहीं देता। वो यहाँ पे ये शेयर जो है सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को, जो वो सिलेक्ट करता है कि भाई मेरे को मेरे शेयर्स LIC को देने हैं, UTI को देने हैं, GIC को देने हैं, मैं सिलेक्ट करती हूँ कि कौन से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है जिसको जाकर मुझे शेयर्स को ऑफर करने हैं, जनरल पब्लिक को नहीं कि कोई भी हम मेरे शेयर्स खरीदो, नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसको कहते हैं राइट्स इशू। अब देखिए राइट्स इशू क्या है, सबसे पहले तो राइट्स इशू एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए है जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स होल्डर्स है। तो मैं अगर पहली बार शेयर्स इशू कर रही हूँ तो मेरे लिए राइट्स इशू एप्लीकेबल ही नहीं है। बट मान के चलो एक कंपनी है, उसके पास 100 शेयर होल्डर्स ऑलरेडी है, अब उसको एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, एडिशनल पैसे की जरूरत है, तो ऐसे टाइम पे आप जब भी सेकेंड टाइम शेयर्स इशू कर रहे हो तो आप जनरल पब्लिक को नहीं कर सकते। पहले आपको जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जो भी आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, पहले आपको ये शेयर्स उनको ऑफर करने हैं कि सर देखिए हम नए शेयर्स और इशू कर रहे हैं क्योंकि हमें और कैपिटल की जरूरत है, क्या आप ये शेयर्स खरीदना चाहोगे। अगर वो नहीं खरीदते, कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ लोग शायद ना भी खरीदे, फिर जो शेयर्स बच गए आप जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकते हो। और याद रखना ये जो राइट्स इशू है इट इज मैंडेटरी एज पर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। तो ये कंपल्सरी है, हमेशा आपको पहले उनको ही ऑफर करना है, इसको याद रखना। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट है आपके EIPOs, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक IPOs। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक IPOs क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, डिजिटल मीडियम से आप IPOs को यहाँ पे इशू कर रहे हो। तो स्टॉक एक्सचेंज पे आप डिजिटली भी अपने शेयर्स को लिस्ट करके इनको ऑफर कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर है। ठीक है, अब हम आते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। देखो बेटा, मैं अगर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट की बात करूं तो प्राइमरी मार्केट क्या है, तो न्यू इश्यूज मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या है, तो यहाँ पे जब आप सेकेंड टाइम इन शेयर्स को यहाँ पे सेल कर रहे हो। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि रीसेल जब आप कर रहे हो, जैसे ए ने XYZ कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे, राइट, उसमें से उसको 50 शेयर्स बेचना है, तो किसको बेचेगा, बी को बेचेगा। किधर बेचेगा, सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा, बेसिकली रीसेल, राइट। इन दोनों मार्केट के अगर डिफरेंस की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट ही ये कहता है कि प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज होती है जो फर्स्ट टाइम कंपनी सेल कर रही है, बट सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है, जो ऑलरेडी कोई खरीद चुका है, वो उसको रीसेल कर रहा है। तो इसके लिए इसको सेकेंड हैंड भी कहते हैं कि पहले मैंने लिया, अब मेरे शेयर्स में आपको दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है कि प्राइमरी मार्केट में ये शेयर जो है कंपनीज डायरेक्टली इशू कर रही है, बट कि सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी इंडिविजुअल्स है जिन्होंने इन शेयर्स में इन्वेस्ट करा है वो उसको रीसेल कर रहे हैं, इसमें कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। थर्ड चीज क्या कह रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। तो प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन करता है क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला लोगों को इन्वेस्ट करो, उन्होंने मुझे यहाँ पे पैसे दिए, बट सेकेंडरी मार्केट में डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे बस फंड्स एक्सचेंज हो गए। अब जैसे मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा था, ठीक है, तो 100 रुपए कंपनी को मिले, उनका कैपिटल फॉर्म हुआ, मैंने वो शेयर 110 में बेचा, तो 110 का तो कैपिटल फॉर्म नहीं हुआ ना, क्योंकि 100 रुपया तो मैं रख लूंगी, तो एडिशनल 10 रुपीज ही आया ना, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्टली कभी भी कैपिटल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, तो एंट्री यहाँ पे ऑल कंपनीज एंटर द प्राइमरी मार्केट जरूरी है क्योंकि आप जब भी फर्स्ट टाइम कैपिटल रेस कर रहे हो तो आप शेयर्स के द्वारा या प्राइमरी मार्केट के द्वारा ही उसको रेस करोगे। बट कैपिटल मार्केट की बात करें तो इसमें सिर्फ जो लिस्टेड कंपनीज होती है विच आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, वही यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट एंटर कर सकती है, क्योंकि अगर आपने अपने शेयर्स को लिस्ट ही नहीं करा है तो उसका बाइंग एंड सेलिंग होगा कहाँ पे,
ठीक है, तो ओनली लिस्टेड कंपनीज इसमें एंटर कर सकती है। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो प्राइमरी मार्केट की कोई भी फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, जबकि स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो भाई स्टॉक एक्सचेंज के आप एड्रेसेस भी ले सकते हो कि भाई बीएसई का है, एनएसई क्या है, तो इनकी फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन हमेशा होती है। राइट, प्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे प्राइजेस जो है वो कंपनी फिक्स करती है कि भाई मैं एक शेयर 100 का बेचूंगा या 110 का बेचूंगा। सेकेंडरी मार्केट में यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइजेस होता है जो डेली फ्लक्चुएट होता है कि भाई आज इन शेयर की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उस मुताबिक अभी प्राइजेस होंगे। डिमांड चेंज, सप्लाई चेंज, प्राइजेस फ्लक्चुएट, वापस फ्लक्चुएट। तो यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में कोई भी फिक्स प्राइस ऑफ शेयर्स कभी भी नहीं होता, बट जब कंपनी इशू करती है तो उसको पता होता है मेरे को एक शेयर इतने में बेचना है, तो फिक्स प्राइस यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं अप टू द नेक्स्ट, जो कि यहाँ पे क्या है आपका स्टॉक एक्सचेंज, जिसको सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। राइट, अब जैसे प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यूज मार्केट कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट को यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँ तो सबसे पहला काम स्टॉक एक्सचेंज का होता है कि वो एज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर एक्ट करता है। देखो बेटा, जैसे हम बॉडी टेम्परेचर नापते हैं किससे, थर्मामीटर से, वैसे ही एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, अच्छी है, बुरी है, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अप जा रही है या डाउन जा रही है, कैसे पता चलेगा। राइट, तो स्टॉक एक्सचेंज वन ऑफ द फैक्टर्स होता है जिससे आप ये पता कर सकते हो, क्योंकि जनरली अगर एक कंट्री में कोई भी इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे तो वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे रिफ्लेक्ट करता है। तो कोई एक कंट्री है, उसका स्टॉक एक्सचेंज ऐसे जुप 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 ऊपर जा रहा है, मतलब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही है। कोई कंट्री है जिसका स्टॉक मार्केट ढन 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 डाउन जा रहा है, तो वहां पे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन की टन 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 बैंड बज रही है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्राइसिंग जो है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि है आपका डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई पे ये प्राइसिंग इफेक्ट करता है। डिमांड और सप्लाई एक शेयर की कितनी है ये आपको तो नहीं पता, बट किसको पता है, तो हमारे स्टॉक एक्सचेंज को पता है। तो हर एक शेयर की डिमांड और सप्लाई स्टॉक एक्सचेंज को पता होती है, और इसीलिए यहाँ पे ये डिमांड एंड सप्लाई को चेक करके स्टॉक एक्सचेंज डेली आपको ये प्राइस फ्लक्चुएशंस बताता है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, तो सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। ये जैसे मैंने कहा कि ओनली जो लिस्टेड कंपनीज होती है वही यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में डील कर सकती है। तो लिस्ट करने के पहले मान के चलो कि आज आपका एक स्टॉक एक्सचेंज है, तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको अपनी कंपनी लिस्ट करवानी है तो ऐसे लिस्ट नहीं हो जाती, उसके पहले पेपर वर्क, प्रोसीजर्स, चेकिंग, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सब कुछ होता है, सो दैट कोई भी फ्रॉड या ऐसे चालू कंपनी यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ना हो जाए। तो एक तरीके से एज एन इन्वेस्टर आप सेफ हो जाते हो कि भाई यहाँ पे वेरीफाइड कंपनीज है, तो फ्रॉड होने के चांसेस रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, तो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जाहिर सी बात है, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज है, सेफ ट्रांजैक्शंस वो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, तो लोग ज्यादा सेव करके इन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री होके कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, तो स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट बेसिकली क्या होता है, तो जैसे आप देखोगे ना, आज से कुछ सालों पहले, सम डिकेड्स बैक, लोग इतना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते थे, लोगों को वो गैम्बलिंग सट्टे के तौर पे लगता था। बट आज आप देखोगे तो बच्चा चाहता है कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे। ये 11th-12th स्टैंडर्ड में जब हम पढ़ाते हैं तो हर बच्चा पूछ रहा है मैम शेयर्स कैसे खरीदते हैं, कौन से कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए। आज लोगों को इंटरेस्ट है टू डील इन स्टॉक मार्केट, राइट, क्योंकि एजुकेशन उतना बढ़ रहा है, ये ज़्यादा सेफ होते जा रहा है, सेबी जैसे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट सेटअप करके हम इनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये इक्विटी कल्ट है कि लोगों में हम इंफॉर्मेशन पहुंचा के, ये एजुकेशन नॉलेज पहुंचा के, सेफ्टी बढ़ा के हम लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि इवेंचुअली वो भी यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस में डील करें, फाइनेंशियल मार्केट्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि कहता है लिक्विडिटी। बेटा लिक्विडिटी का मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, तो कन्वर्टेबल इनटू कैश, राइट। बेटा देखो, स्टॉक एक्सचेंज करके आप अपने शेयर्स यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में बेच पा रहे हो, वरना आपने शेयर्स तो खरीद लिया, अब आपने बेचने हैं तो जाओगे कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज पे जाओगे, राइट। तो स्टॉक एक्सचेंज के कारण लोग अपने शेयर्स को रीसेल कर पा रहे, बेच पा रहे, जो उनको लिक्विडिटी दे रहा है। बेसिकली वो अपने शेयर्स को इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, तो बेटर अलोकेशन ऑफ कैपिटल। देखो बेटा, स्टॉक मार्केट डेली आपको बताता है कि कौन सी कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, कौन सी कंपनी के घट रहे हैं, कौन सी कंपनी यहाँ पे धूम 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 ऊपर जा रही है। तो बेसिकली ये प्राइस चेंजेस या ये प्राइस फ्लक्चुएशंस को देखकर भी एज एन इन्वेस्टर आप पता कर सकते हो कि भाई कौन सी कंपनी है जो यहाँ पे अच्छी परफॉर्म कर रही है और कौन सी डूब रही है, जहाँ पे आप अपने फंड्स को भी प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, तो प्रमोट्स द हैबिट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। देखो बेटा एक चीज समझो, जब मुझे लगता है कि पैसा बचत करने से, शेयर्स में डालने से मुझे फ्यूचर में और ज्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं, तो मैं और पैसे बचाने की कोशिश करूंगी कि और इन्वेस्टमेंट कर सकूं, राइट। आज स्टॉक एक्सचेंज है, आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, अच्छे खासे रिटर्न्स लाके दे रहा है, तो लोग एनकरेज हो रहे हैं कि भाई और पैसे बचाओ, थोड़ा कम खर्च करो, सो दैट आप शेयर्स में यहाँ पे या स्टॉक मार्केट में यहाँ पे डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। अब देखो ये पॉइंट ऊपर वाला थोड़ा सा बाद में आया, बट ठीक है, क्या फर्क पड़ता है सीक्वेंस से, है ना। तो यहाँ पे प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। बेटा स्पेक्यूलेशन क्या होता है, तो एक तरीके से देखना कि आगे जाके क्या होगा, ठीक है। देखो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे फोरकास्ट एक्यूरेट ही नहीं कर सकता, मतलब आप नहीं कह सकते कि 6 महीने में कंपनी का यही होगा, ठीक है। पर ये जो मार्केट ट्रेंड्स है कि लास्ट 6 महीने में क्या हुआ, लास्ट 6 महीने में इन कंपनी के शेयर प्राइसेस कैसे चेंज हुए, कितने चेंज हुए, क्यों चेंज हुए, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं स्टडी करके आप थोड़ा सा तो अंदाजा लगा सकते हो कि भाई नेक्स्ट 6 महीने में कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी, कौन सी डूबेगी, राइट। तो ये स्पेक्यूलेशन, हेल्दी स्पेक्यूलेशन स्टॉक मार्केट यहाँ पे आपको एनकरेज करती है कि बाबा ये स्पेक्यूलेशन सही है कि आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो, ये 6 महीने में फायदा कहाँ होगा और नुकसान कहाँ होगा, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं आगे टू द ट्रेडिंग प्रोसीजर। जो आप सवाल पूछते ना कि भाई मेरे को शेयर्स खरीदना है, करूँ कैसे, शुरुआत कहाँ से करूँ, तो भाई यहाँ पे प्रोसेस समझा दे रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत होता है, फिर क्या होता है, कहाँ से अंत होता है, ठीक है। तो जब भी आप ट्रेड करना चाहते हो, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपके पास पैसे है, ठीक है, आप सिक्योरिटीज में पैसे लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले यहाँ पे होता है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। पहली चीज हमेशा याद रखना कि जो ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड है, मतलब सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, आप वही ब्रोकर के साथ यहाँ पर डील कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर बनना है तो सेबी के साथ अपने आप को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है, ठीक है। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर को आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनमें से एक सिलेक्ट करोगे, वो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स लेंगे, वो डिटेल्स को कलेक्ट करके आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे ओपन किया जाएगा आपके नाम पे, इन्वेस्टर के नाम पे। उसके बाद सेकेंड चीज क्या होती है, तो आपको एक डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी, जैसे बैंक से एक डिपॉजिटरी होती है, वन ऑफ द डिपॉजिटरी, उनके पास एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है। देखो बेटा जैसे पैसा आना जाना बैंक अकाउंट में होता है ना, वैसे सिक्योरिटीज का आना जाना डीमैट अकाउंट में होता है। तो आप सिक्योरिटीज खरीदोगे तो क्रेडिट कहाँ पे होगा, तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि अभी सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही है। तो आपको एक डिपॉजिटरी के पास जाकर एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है। बेसिक फॉर्म होता है, फॉर्म फिल करा, डीमैट अकाउंट के लिए अप्लाई करा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज उसके बाद होती है टू प्लेस दी ऑर्डर। अब मैंने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया, तो अब मुझे ब्रोकर को बताना है कि भाई मुझे कौन सी कंपनी के शेयर्स कितने प्राइस में खरीदने हैं। देखो बेटा यहाँ पे वेरी स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे एबीसी कंपनी के 100 शेयर्स खरीदने हैं फॉर नॉट मोर देन 400 रुपीज ईच। तो अगर मान के चलो आज एबीसी कंपनी के शेयर के प्राइस 440, 450, 500 है, तो मेरा ब्रोकर नहीं खरीदेगा, क्योंकि मैंने बोला था मैं 100 शेयर खरीदूंगी, बट 400 से ऊपर अगर प्राइस है तो नहीं खरीदूंगी। तो अगर प्राइस 400 या उससे कम जाता है तो बेस्ट डील जब मिलता है ना, तो ब्रोकर यहाँ पे शेयर्स आपके लिए क्या करता है, खरीद लेता है एट द बेस्ट प्राइस, राइट। बट उसके लिए पहले आपको ब्रोकर को बताना आपके कौन सी कंपनी के शेयर्स कितने खरीदने हैं एंड एट व्हाट प्राइस यहाँ पे आपको खरीदना है, राइट। तभी वो बेस्ट प्राइस यहाँ पे ढूंढ के इन शेयर्स को आपके लिए खरीदेगा। एक बार ये शेयर्स खरीद लिए तो इन शेयर्स का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, मतलब ये शेयर्स का ऑर्डर प्लेस होता है, ट्रांजैक्शन स्लिप आपको दी जाती है, ट्रेडिंग स्लिप आपको दी जाती है कि भाई मैंने ऑर्डर प्लेस कर लिया है, यहाँ पे मैंने शेयर्स को आपके लिए खरीद लिया है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है वो होती है आपकी इशू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको मतलब एज एन इन्वेस्टर आपको ये इशू किया जाता है, क्योंकि शेयर्स खरीदा बट उसका भाई पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा ना, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होते ही आपको ये पेमेंट ऑफ द शेयर्स करना होता है। मतलब मैंने अगर 100 शेयर्स खरीदे फॉर 400 रुपीज, तो यहाँ पे मुझे वो उतना पैसा उनको देना है ना, 40,000 रुपये जो भी हुआ वो मेरे को उनको देना है, तो ये पैसा आपको देना है। उसके बाद ये शेयर्स आपको डिलीवर किए जाएंगे एंड मेकिंग द पेमेंट वाला बात आपका होगा, राइट। उसके बाद बात आती है सेटलमेंट साइकिल, जो कि है T+2, दैट इज अ ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज का साइकिल होता है, जहां पे ये शेयर्स आपकी क्रेडिट होते हैं इनटू योर डीमैट अकाउंट, ठीक है। पहले सेटलमेंट साइकिल बहुत लॉन्ग हुआ करता था, बट डीमटेरियलाइजेशन होने के बाद बिकॉज सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, ये प्रोसेस काफ़ी क्विक हो चुका है। इवेंचुअली आई बिलीव इसको T+1 पे भी लेके आया जाएगा, राइट। अब हम आते हैं टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने के 99% चांसेस है, जो कि है सेबी एंड इट्स फंक्शंस। सबसे पहले सेबी कौन है?
तो जैसे बैंकिंग एक्टिविटीज को आरबीआई कंट्रोल करती है, वैसे ही ये जो स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज होती है उसको सेबी कंट्रोल करती है, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेटअप कब हुई थी? इन द ईयर 1988। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है। सबसे पहले सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब सेटअप हुआ था? इन द ईयर 1988। ठीक है, अब यहाँ पे सेबी के कुछ फंक्शंस की बात करो तो सेबी मल्टीपल फंक्शंस करती है, बट सेबी का पहला काम होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स है, मतलब आज अगर कोई व्यक्ति है जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड हो गया कि कंपनी उड़ गई, पैसा डूब गया, तो कौन इन्वेस्ट करेगा मेरे दोस्त? तो पहले तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करना? तो सबसे पहले सेबी क्या करती है? तो प्राइस रिगिंग चेक करती है। बेटा प्राइस रिगिंग क्या होता है? तो एक तरीके से मैनिपुलेटिंग the prices, राइट? देखो बेटा, पहली चीज तो आप समझ लो कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या वो पर्पसली शेयर्स को बल्क में बाय सेल करके यहाँ पे प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं होता है। तो सेबी ये चीजें अलाउ नहीं करती, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स का काफी नुकसान हो सकता है। किसी का फायदा भी होगा बट बहुत लोगों का नुकसान भी हो सकता है। तो पहली चीज है, प्राइस रिगिंग अलाउड नहीं होती है, पर्पसली प्राइसेस ऑफ द शेयर्स को मैनिपुलेट करना अलाउड नहीं होता है। सेकेंड चीज क्या होती है? तो इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। बट इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? देखो, कंपनीज के अगर सीईओ है, डायरेक्टर्स है, जनरल मैनेजर्स है, इनके पास कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मान के चलो मैं एक कंपनी के डायरेक्टर हूँ, मुझे पता है कि नेक्स्ट 4 महीने में हम एक फाड़ू प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करने वाला है, जिससे मेरे शेयर की प्राइस 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज ही मैंने कम प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए कि फ्यूचर में मेरे को प्रॉफिट हो। गलत है, इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कि अलाउड नहीं होता है। आपके पास कंपनी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आप उसको यूज करके अपना फायदा करके ले रहे हो, ये अलाउड नहीं होता है। थर्ड चीज क्या है? तो सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। किसी को चीट करना, किसी का पैसा लेके उसको शेयर डिपॉजिट ना करना, ये फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है जो सेबी में अलाउड नहीं है। अगर आप ये करते हुए पकड़े गए तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस आपके ऊपर लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो सेबी अंडरटेक स्टेप्स टू एजुकेट द इन्वेस्टर्स। देखो बेटा, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना कि कहाँ फ्रॉड हो सकता है, किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, अगर दिक्कत आती है तो कहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, कैसे फ्रॉड्स के बारे में समझना है। ये इन्वेस्टर्स को एजुकेट करके भी, उनको समझा कर भी कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम अ लॉट ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, ये भी सेबी खुद करती है। उसके अलावा सेबी प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। कि बाबा अगर आप एक ब्रोकर हो, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि भाई ब्रोकर तो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ब्रोकर के लिए भी सेबी के कुछ कायदे हैं। ये कायदे तोड़कर भी अगर आप ब्रोकर का काम कर रहे हो तो सेबी आपका लाइसेंस कैंसिल कर देगा, आपका परमिशन कैंसिल कर देगा। तो बेसिकली कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो इंटरमीडियरी है, इन्वेस्टर है, कंपनीज है, फर्म्स है, बैंक्स है, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती है, सबके लिए कुछ कायदे, रूल्स, रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट है, जो सबको फॉलो करते हुए ही यहाँ पे ट्रेड करना होता है। राइट, उसके बाद जो सेकंड आता है दैट इज द डेवलपमेंट फंक्शंस। बेटा डेवलपमेंट फंक्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले डेवलपमेंट फंक्शंस का मतलब ये होता है कि आप कैसे ये स्टॉक मार्केट में और कैपिटल इनपुट कर सकते हो, कैसे आप इन चीज़ों को और डेवलप कर सकते हो। राइट, तो सबसे पहले सेबी ने स्टॉक मार्केट को डेवलप करने के लिए क्या किया? तो प्रमोट एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज यहाँ पे शुरू कर दिया। देखो बेटा, मेजॉरिटी लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो इंटरमीडियरीज के द्वारा करते हैं, जैसे ब्रोकर्स है, कंपनी जो है वो अंडरराइटर्स, बैंकर्स, ब्रोकर्स को यहाँ पे यूज करते हैं टू रेज द कैपिटल। तो इंटरमीडियरीज की ट्रेनिंग कि कैसे लोगों के साथ डील करना है, कैसे इन्वेस्टर्स के साथ डील करना है, कैसे ट्रेडिंग करना है, ये बहुत जरूरी यहाँ पे है। राइट, सेकेंड चीज क्या है? तो सेबी ने यहाँ पे एक्टिविटीज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज को प्रमोट करना शुरू किया बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल अप्रोच, जहाँ पे उन्होंने इंटरनेट ट्रेडिंग जो है वो शुरू कर दिया, बहुत सारे जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस है वो शुरू कर दिया, ट्रांजैक्शन साइकिल को T+2 डे पे लाके रख दिया। राइट, ये बहुत सारी चीजें करके सेबी एनकरेज कर रहा है लोगों के कि और लोग जो है, ज्यादातर लोग जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है? तो उसको कहते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस। मतलब बेसिकली जो रेगुलेट करते हैं कि भाई कायदे कानून बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, सो दैट यहाँ पे जो चीटिंग्स है, फ्रॉड्स है, इश्यूज है, उसको हम मिनिमाइज कर सके। राइट, तो रेगुलेटरी फंक्शंस में सबसे पहला काम सेबी ने क्या किया कि उन्होंने जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट सबके लिए बना के रखा है। फर्म्स के लिए भी है, इन्वेस्टर्स के लिए भी है, ब्रोकर्स के लिए भी है, बैंकर्स के लिए भी है, अंडरराइटर, एनीवन हु इज डीलिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, उनके लिए कायदे कानून है, भाई फॉलो करके काम करना है, वरना
मत करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, तो ये जो इंटरमीडियरीज है उनको यहाँ पे कायदे कानून तो बनाए है, राइट, बट जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट होता है या म्यूचुअल फंड्स में डील होता है ना, जब ऐसे बल्क में डील होता है तो उसमें उनके लिए और स्ट्रिक्ट कायदे कानून बना दिए कि जहां पे फ्रॉड या चीटिंग या इश्यूज या बायस होने के ज्यादा चांसेस है ना, उधर सेबी और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, तो सेबी ने यहाँ पे रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, मतलब बेसिकली एनीवन जो स्टॉक एक्सचेंज में एनी मैनर में जुड़ा हुआ है ना, चाहे वो ब्रोकर हो या सब ब्रोकर हो या उसका ब्रोकर हो, सबके ऊपर सेबी है। मतलब कोई भी व्यक्ति छोटे से छोटा अगर स्टॉक मार्केट से जुड़ा है ना, सेबी की उसके ऊपर नजर है और उसके कायदे सेबी के जो उसको फॉलो करने हैं, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ा। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, तो सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे बल्क इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसके ऊपर सेबी का स्पेशल नजर है कि भाई यहाँ पे कॉमन लोग ने छोटा करके बल्क में इन्वेस्टमेंट करा है, तो भाई ये कहाँ पे यूज हो रहा है, किधर इन्वेस्ट हो रहा है, बहुत केयरफुली सेबी ये करता है। म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग कायदे कानून तक बना के रख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, तो सेबी रेगुलेट्स टेक ओवर्स ऑफ द कंपनी है, जो कंपनीज का टेक ओवर होता है कब कैसे, तो उसका भी पूरा प्रोसेस जो है सेबी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्या है, तो कंडक्ट्स इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको भी इंक्वायरी ऑडिट होता है कि कहीं उन्होंने कुछ गलत करा है, कहीं कुछ फ्रॉड हुआ है, ये चेक्स होता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस भी यहाँ पे खुद ही फ्रॉड यहाँ पे ना करे। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि सेबी एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो कहीं ना कहीं एनीवन who is in stock exchange, related to stock exchange या dealing in stock exchange, सबको यहाँ पे रेगुलेट करता है। सेबी का एक ही काम है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है वो जो एक तो चीजों को रेगुलेट करता है, फ्रॉड ना हो, चीटिंग ना हो, इश्यूज ना हो, दूसरा लोगों को एक तरीके से एक प्रोटेक्शन देना, लोगों को समझाना कि भाई हम इन चीजों को रेगुलेट कर रहे हैं, इतने स्ट्रिक्ट कायदे कानून है कि फ्रॉड मिनिमाइज हो गया है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करो, ये एक एंकरेजमेंट है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो दिक्कतें आ रही है उसको इवेंचुअली सॉल्व करना बाय डेवलपमेंट फंक्शंस, ठीक है। तो इसी के साथ जो कंसेप्ट मैपिंग है ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वो यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद रखती हूँ कि यहाँ पे आपका फटाफट रिवीजन जरूर हो गया होगा। दोबारा ऐसे चैप्टर्स के साथ जरूर मिलेंगे, बट अभी के लिए यही पे बाय।